से स्वागत है आप लोगों का यूनिक स्टडी पॉइंट चैनल पे। तो कल जो हमने पढ़ा था आपका जो डीसी मशीन में आप देख रहे थे कंस्ट्रक्शन की हमने बात की थी। कंस्ट्रक्शन में हमने आपको बताया था कि कैसे उसका क्रॉस सेक्शन एरिया देख करके हम उसमें स्टेटर और रोटर पार्ट को हमने एक्सप्लेन किया था। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है आज है क्लास नंबर 2 हमारी, और यहाँ पे जो हम बात करेंगे आज जो हमारा टॉपिक रहेगा, ये जो टॉपिक रहेगा वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर। देखो, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर की अगर हम बात करें और डीसी जनरेटर के बाद अगर डीसी मोटर की बात करें, तो आज हम ये भी डिफरेंस देखेंगे कि डीसी जनरेटर और डीसी मोटर में क्या डिफरेंस रहता है। जबकि क्रॉस सेक्शन एरिया वगैरह जब आप देखते हो, पूरा कंस्ट्रक्शन आप सिमिलर देखे हो, लेकिन क्या डिफरेंस होता है, मेन डिफरेंस क्या है, तो वो चीज़ हम लोग देखते हैं। देखिए, जब हम प्रिंसिपल की बात करते हैं डीसी जनरेटर की, तो जनरेटर आप पढ़ चुके हो कि जनरेटर का काम क्या होता है कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फिर अब यहाँ प्रिंसिपल की बात करें तो अगर आपसे सबसे पहले क्वेश्चन यही पूछेगा कि जो डीसी जनरेटर है उस डीसी जनरेटर किस वर्किंग प्रिंसिपल पे काम करता है, तो आप सबसे पहले यही रखेंगे कि जिसका जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो बेस्ड होता है ऑन फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस लॉ पर ये बेस्ड होता है, इस लॉ पर ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल आधारित होता है। उसके बाद आप देखोगे कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल होता क्या है। अच्छा, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, तो अब देखो क्या समझते हैं। हम जानते हैं कि अगर हम क्या करते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। अगर आप इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड सपोज करो, नॉर्थ और साउथ पोल आपने लिए, यहाँ से जब मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे तो यहाँ से आप देखोगे नॉर्थ से हमारा निकल के फ्लक्स साउथ की तरफ जाता है। इस तरीके से नॉर्थ से साउथ की तरफ ये डायरेक्शन हो जाएगी, और यहाँ पे आप देखोगे तो ये हमारी क्या बन जाती है, ये मैग्नेटिक फील्ड बन गई, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स से हमारी क्या बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड बन गई। ये हो गया। अब अगर हम क्या करते हैं, मान लीजिए कोई भी एक कंडक्टर लिया जो कॉइल के फॉर्म में हो, हमने क्या किया, एक कॉइल के फॉर्म में एक कंडक्टर को इस तरीके से रख दिया। अब इसी कंडक्टर को हमने क्या किया, हमने रोटेट कराना स्टार्ट किया। रोटेट का मतलब क्या है, इसको मूव कराया, घुमाया, तो होगा क्या कि जैसे ही ये रोटेट करेगा कंडक्टर या कॉइल, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर कॉइल, याद रखना ये क्या है, कंडक्टर कॉइल है। इस कंडक्टर कॉइल को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रख करके क्या करते हैं, इसको घुमाते हैं, और घुमाते हैं तो क्या होगा, आपने पढ़ा है कि जब हम इसको घुमाएंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं या जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमारी क्या करेगी, इस कॉइल को कट करेगी। और जैसे ये कॉइल कट करेगी तो फैराडे लॉ के हिसाब से आप देखते हो, तो फैराडे लॉ क्या बताते हैं कि जहाँ पे भी फ्लक्स कट हो रहा होगा वहाँ हमारा क्या बनता है, ईएमएफ बनता है। तो इसी तरीके से आप देखोगे, अगर हमने इस कॉइल को रोटेट किया, ठीक है, रोटेट हमने किया इसको, तो रोटेट करने पर आपका क्या होगा, इस मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा वो इस कंडक्टर कॉइल को कट करेगा तो इसके टर्मिनल पे क्या होगा, हमने मान लिया कि इसके टर्मिनल पे क्या बनेगा, एक ईएमएफ डेवलप हो जाएगा, ये इस तरीके से। तो ये हमारा ईएमएफ बन जाएगा इस तरीके से। अब ईएमएफ बना, अगर आपने यहाँ से लोड कनेक्ट कर दिया तो आपका क्या होगा, करंट फ्लो होने लगेगा। तो ये तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल हो गया। अच्छा, जब ईएमएफ बनेगा तो ये ईएमएफ कितना होगा, आपसे पूछता है कि जनरेटर की ईएमएफ इक्वेशन कितनी होगी, कौन सी जनरेटर की ईएमएफ होगी, कौन सा पैरामीटर होगा जो हमारा ईएमएफ पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आपने रोटेट किया, कंडक्टर फ्लक्स को कट करेगा, फ्लक्स को कट करने पे क्या होगा, हमारा मैग्नेटिक फील्ड ईएमएफ डेवलप हो जाएगा कॉइल में, और जो ईएमएफ बनेगा वो कितना होगा अमाउंट में। तो ईएमएफ इक्वेशन अगर आप देखो जनरेटर की, तो ईएमएफ इक्वेशन हमारी बन जाएगी। अब वो ईएमएफ इक्वेशन कितनी होगी बेटा, ये आपने पढ़ा है कि E इक्वल्स टू, और जनरेटेड ईएमएफ क्या है, Eg,
ये बन जाएगा NP5Z/60A। ये आपको याद रखना है फॉर्मूला, क्योंकि इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। आपको नंबर ऑफ पोल दे देगा। अब देखो यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं कि यहाँ पे n क्या है। n है स्पीड, n स्पीड है इन आरपीएम में, आरपीएम में स्पीड है। p क्या है, नंबर ऑफ पोल्स हैं, यानी कि पोल्स की संख्या है, नंबर ऑफ पोल्स। और यहाँ पे फ्लक्स क्या है, f फाई क्या है, ये है फ्लक्स पर पोल, ये हो जाएगा फ्लक्स पर पोल, यानी कि पर पोल पे कितना फ्लक्स डेवलप हो रहा है। और z क्या है, नंबर ऑफ कंडक्टर है, नंबर ऑफ कंडक्टर। और यहाँ पे a क्या होगा, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होंगे, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। तो ये आपको याद रखना है, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। ये सारी क्वांटिटी आपको दे देगा। जनरेटेड वोल्टेज पूछ लेगा कि कितना जनरेटर में वोल्टेज डेवलप हुआ है। उसके बाद हो सकता है आपको जनरेटेड ईएमएफ की वैल्यू दे दे, आपको ये पोल दे दे, आपको स्पीड पूछ ले कि इतनी स्पीड पे इतने वोल्टेज डेवलप हो रहा है, इतने पोल पे इतना फ्लक्स है, आपको इसकी स्पीड बताइए कितनी स्पीड होगी। तो यहाँ से आप कोई भी क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है, तो इतनी चीजें याद रखना है। अच्छा, एक पॉइंट और याद रखना है कि आपको यहाँ पे एक पॉइंट आपको ये याद रखना है, आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, एसएससी में भी पूछा गया, रेलवे में भी पूछा गया। क्या पूछा गया है कि जो जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल है वो, अब आपने पढ़ा होगा फैराडे, आपने पढ़ा होगा फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल और फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल किसके लिए, किसको एक्सप्लेन करता है, प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर को या प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर को। तो आप याद रखेंगे डीसी जनरेटर के लिए हमारा कौन सा होगा, तो यहाँ पे यूज किया जाता है फ्लेमिंग का, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। यहाँ पे लिख लीजिएगा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल्स। और फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल्स आपको क्या बताता है, तो आप जानते हो कि फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल हमको बताता है कि अपनी राइट हैंड को इस तरीके से स्ट्रेच करिए कि जो तीनों फिंगर्स होती हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहें एक दूसरे से। तो जब म्यूचुअल परपेंडिकुलर होंगी तो इनमें आपका ये क्या बताएगा, तो जो थंब होता है यहाँ पे क्या बताता है थंब, तो ये पूछ लेता है थंब क्या बताएगा, मोशन ऑफ कंडक्टर बताएगा कि कंडक्टर का कैसे मोशन हो रहा है, किस डायरेक्शन में। दूसरा आपका जो फिंगर है, आपकी जो मिडिल वाली फिंगर है, ये क्या बताएगा, मिडिल फिंगर। तो बेटा ये मिडिल फिंगर जो होती है ये करंट की डायरेक्शन को बताती है, करंट की डायरेक्शन यानी कि करंट डायरेक्शन को बताएगा। और थर्ड फिंगर होती है आपकी फोर फिंगर, ये वाली फिंगर आप देख रहे होगे, मिडिल वाली ये होगी, ये फोर फिंगर कहलाती है। ये क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ से आपके इतने क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है कि जनरेटर किस वर्किंग प्रिंसिपल पर आधारित होता है, तो आप बताओगे फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है मान लो, तो आप कैसे बताओगे कि जहाँ पे भी आप क्या है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप कंडक्टर को रोटेट कराते हैं तो उसके टर्मिनल पर एक वोल्टेज डेवलप हो जाता है, एक ईएमएफ डेवलप हो जाता है, वही आपका फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है। तीसरा क्वेश्चन आपका बन जाएगा कि जनरेटेड वोल्टेज कितना बनेगा, तो उसके लिए आप ये फॉर्मूला याद रखेंगे NP5Z/60A। इसको हमने एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद आपसे ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि जनरेटर के प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करने के लिए फ्लेमिंग का कौन सा रूल यूज किया जाता है, तो फ्लेमिंग का
राइट हैंड रूल यूज किया जाता है, जबकि मोटर में फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज किया जाता है। तो ये की पॉइंट है, इन पॉइंट्स को आपको याद रखना है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछ लेता है। ठीक है, तो ये जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल से इतने क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। क्लियर है इतनी बात? अब देखो, इसके बाद हम बात करते हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर। ठीक है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो अब देखिए बेटा, हम बात करते हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर। तो डीसी मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या कहता है? तो सबसे पहले क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि डीसी मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल है किस पे आधारित होता है। तो सबसे पहले आप ये पॉइंट याद रखेंगे कि डीसी मोटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो आपका बेस्ड होता है, सबसे पहला पॉइंट, बेस्ड ऑन लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स, अब ये क्या होता है? देखिए, एक बात याद रखना हमेशा, ये है मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए परमानेंट मैग्नेट। इसने क्या किया? परमानेंट मैग्नेट ने मैग्नेटिक फील्ड बना दिया। अब जब मैग्नेटिक फील्ड बनेगी तो ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है। अब अगर हम क्या करते हैं, जब भी कोई मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर रख देते हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर का मतलब क्या है? ऐसा कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो हो रहा हो, तो उसको अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस कंडक्टर पे क्या होता है? एक मैकेनिकल फोर्स डेवलप हो जाता है। तो जो मैकेनिकल फोर्स डेवलप होता है वो मैकेनिकल फोर्स बेसिकली कौन सा फोर्स कहलाता है? लॉरेंज फोर्स। अच्छा, ये जो फोर्स होगा ये क्या करेगा? ये इस रोटर को, इस या कंडक्टर को क्या कर देता है? कंडक्टर या रोटर को क्या करेगा? ये रोटेट कर देता है। जब ये रोटेट करेगा तो इसके हम कह सकते हैं ये एक रोटेटिंग टॉर्क लगाता है। तो रोटेटिंग टॉर्क लगाएगा, यानी कि रोटेटिंग फोर्स जो लगाएगा वो एक तरीके से क्या होगा? टॉर्क होगा। और टॉर्क के कारण हमारा क्या होता है? कंडक्टर मूव करने लगता है, और जब ये मूव करता है तो क्या होगा? यही वर्किंग प्रिंसिपल हो जाता है हमारा डीसी मोटर का। अच्छा, एक चीज और समझना है, आपने जनरेटर में पढ़ा कि जब कंडक्टर को मूव हम कराते हैं मैनुअली, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी लगा करके, तब वहाँ फ्लक्स कट करता है। अब यहाँ पे भी क्या है? जब ये कंडक्टर करंट कैरिंग कंडक्टर होगा तो यहाँ पे जैसे ही करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो इस पर एक फोर्स लगा, तो ये जो फोर्स होगा वो कितना होगा? ये जो फोर्स होता है F = VIL sin थीटा। VIL sin थीटा, ये वैल्यू याद रखेंगे, यही लॉरेंज फोर्स कहलाता है। अब यहाँ पे V क्या है? इसको याद रखना फॉर्मूला। V जो है ये मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी को बताता है, जबकि I क्या है? करंट है, करंट इन कंडक्टर्स को बताएगा, कंडक्टर्स में करंट फ्लो हो रही है। L जो है वो L क्या बताएगा? लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर को बताएगा। क्लियर है इतनी बात? और थीटा जो यहाँ पे बताएगा वो एंगल बताता है, एंगल बिटवीन किसके किसके बीच? एंगल बिटवीन कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर के बीच का जो एंगल होता है वो थीटा बताता है। अच्छा, आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो फोर्स लग रहा है ये मैक्सिमम फोर्स कब होगा? तो मैक्सिमम फोर्स आप देख सकते हो किस पे डिपेंड कर रहा है? साइन थीटा की वैल्यू पे। अच्छा, साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? जब साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम किस वैल्यू पे होगी? थीटा की कौन सी वैल्यू पे साइन थीटा मैक्सिमम मिलता है? तो आप जानते हो थीटा की वैल्यू अगर हम क्या करते हैं 90 डिग्री कर दें तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो अगर आप देखोगे तो ये फोर्स क्या हो जाएगा? VIL साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू 1, तो F = VIL, ये फोर्स डेवलप हो जाएगा इतना न्यूटन का। क्लियर है इतनी बात? तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि अगर डीसी मोटर है तो उसका वर्किंग प्रिंसिपल लॉरेंज फोर्स पे डिपेंड करेगा, यार लॉरेंज फोर्स पर बेस्ड होता है। इसका फॉर्मूला ये लिखा है, हमने बता दिया। तो सिंपली वर्किंग प्रिंसिपल क्या है फिर से समझ लीजिए। अगर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो हो रही हो, ऐसा कंडक्टर अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस केस में क्या होगा? उस पर एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है, एक फोर्स लगता है,
और वो फोर्स कहलाता है लॉरेंज फोर्स। ठीक है, तो उसके कारण क्या होगा, ये कंडक्टर रोटेट होने लगता है, टॉर्क लगता है। क्लियर है इतनी बात। उसके बाद ये पॉइंट सारे नोट कर लीजिएगा। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, आपसे पूछेगा कि डीसी मोटर में फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगता है या लेफ्ट हैंड रूल। तो अभी हमने बताया इसमें आपका क्या होगा, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल लगेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया। अब यहाँ पे बात ये आती है कि जब रोटर या कंडक्टर जब हमारा मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहा होगा तो कंडक्टर रोटेट करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे भी कट होगी। तो जब मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी तो यहाँ पे जो एक कॉन्सेप्ट आएगा कि यहाँ पे जो आपका जो ईएमएफ डेवलप होगा उस ईएमएफ को बोलते हैं बैक ईएमएफ। तो याद रखना यहाँ पे क्या होगा, बैक ईएमएफ, जिसको हम बोलते हैं ईवी, बैक ईएमएफ डेवलप होगा। और ये बैक ईएमएफ क्या होता है, अप्लाइड वोल्टेज या सप्लाई वोल्टेज के हमेशा अपोजिट होता है। यानी कि जो बैक ईएमएफ होगा वो हमेशा सप्लाई वोल्टेज को अपोज करेगा। अपोज कैसे करेगा, अगर आप इसकी इक्वेशन देखोगे तो जब आप देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, बैक ईएमएफ V इक्वल्स टू EV प्लस के IA RA, ये आता है। तो यहाँ पे आप देखो V माइनस की EV इक्वल्स टू IA RA। तो देख सकते हो आप कि जो अप्लाइड वोल्टेज है, जो अप्लाइड वोल्टेज V है, ये हमेशा बैक ईएमएफ से ज़्यादा रहेगा। अच्छा, ये बैक ईएमएफ से ज़्यादा रहेगा तभी हमारा क्या है, मोटर का कॉन्सेप्ट लगेगा। अगर बैक ईएमएफ ये इससे ज़्यादा हो गया तो ये जनरेटर का लग जाएगा। तो इसलिए आप याद रखना बैक ईएमएफ हमेशा जो सप्लाई वोल्टेज होगा उस सप्लाई वोल्टेज से हमेशा कम रहेगा और ये अपोज करेगा। तो अपोज करेगा, जाहिर सी बात है, तो उतना ही क्या होगा, टॉर्क लगेगा उतना ज़्यादा। तो इस तरीके से हमेशा याद रखना बैक ईएमएफ जनरेटर में जो वोल्टेज डेवलप होता है उसको हम लोग बोलते हैं ईजी, और मोटर में जो वोल्टेज डेवलप होगा उसको हम बोलते हैं बैक ईएमएफ। ये हमेशा क्या होगा, सप्लाई वोल्टेज को अपोज करेगा। क्लियर है इतनी बात। तो इतने पॉइंट आपको इसमें याद रखने हैं। ये हो गया किसका, डीसी मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल। उसके मेन पॉइंट हमने नोट करा दिए, इन सबको आप नोट कर लीजिए। इससे बाहर आपको क्वेश्चन इसमें नहीं पूछेगा वर्किंग प्रिंसिपल से। क्लियर है इतनी बात। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक आपका। तो देखिए हमने क्या देखा, डीसी मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल और डीसी जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल। उस पर जो मेन पॉइंट्स बन रहे थे जिससे आपके क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं वो हमने आपको डिस्कस कर दिया है। अब बात करते हैं आगे, टॉपिक जो है हमारा टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर या टाइप्स ऑफ डीसी मोटर। तो जब हम यहाँ पे बात करते हैं टाइप्स ऑफ डीसी मशीन की, तो टाइप्स ऑफ डीसी मशीन में आप देखोगे, अच्छा ये जो टाइप्स ऑफ डीसी मशीन है ये हम देख रहे हैं बेस्ड ऑन एक्साइटेशन, बेस्ड ऑन एक्साइटेशन। एक्साइटेशन के आधार पे हमारी जो टाइप डीसी मशीन होती है वो कितने टाइप की होती है। तो जब डीसी मशीन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आप याद रखना हमेशा मशीन की बात करते हैं तो जनरेटर और मोटर दोनों की बात हो रही है। ठीक है, तो एक्साइटेशन के आधार पे अगर हम देखें तो हमारी डीसी मशीन जो होती है वो दो टाइप की होती है। याद रखना कौन कौन सी, एक होती है सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन। डीसी मशीन का मतलब क्या है, जनरेटर और मोटर दोनों चीजें आपकी बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो आप देखोगे ये होता है सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन। सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन, डीसी मशीन की बात कर रहे हैं मतलब जनरेटर और मोटर दोनों की बात हो रही है यहाँ पे। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये एक्साइटेशन क्या है। तो एक्साइटेशन का मतलब क्या है बेटा, देखिए एक्साइटेशन का मतलब समझिए, एक्साइटेशन का मतलब होता है कि हम अपने फील्ड वाइंडिंग में फ्लक्स को एक्साइट करें या फ्लक्स को प्रोड्यूस करें,
वही हमारा क्या कहलाता है, एक्साइटेशन कहलाता है। यानी कि फील्ड वाइंडिंग में अगर हम फ्लक्स को उत्पन्न कर दें या फील्ड वाइंडिंग को हम एक्साइट करके उसमें फ्लक्स को उत्पन्न कर दें, मेन फ्लक्स को, तो वो हमारा कहलाता है एक्साइटेशन। तो याद रखना क्या है, मेन फ्लक्स प्रोड्यूस होना। तो सिंपली याद रखना, मेन फ्लक्स को प्रोड्यूस करना, यही क्या कहलाता है, एक्साइटेशन। क्लियर है इतनी बात। अब सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन का मतलब क्या है? सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन का मतलब है कि जब हम क्या करते हैं, इस फील्ड वाइंडिंग को, अगर हम अपनी डीसी मशीन, जनरेटर या मोटर की फील्ड वाइंडिंग को अगर हम अलग से एक डीसी सोर्स से एक्साइट करें, तो क्या है, एक सेपरेट सोर्स, सेपरेट डीसी सप्लाई देकर के उसकी फील्ड वाइंडिंग को पहले एक्साइट कर दें, एक्साइट करें, तो ऐसी मशीन हमारी कहलाती है सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन। कहने का मतलब क्या है कि अलग से डीसी सोर्स लगा करके उसकी फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन। डीसी मशीन का मतलब जनरेटर और मोटर दोनों की बात हो रही है। फिर बात करते हैं सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन। सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन का है, यानी कि ये स्वयं अपने फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट करता है, इसमें कोई भी अलग से डीसी सोर्स की लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसकी फील्ड वाइंडिंग में ऑलरेडी हमारा क्या होता है, एक्साइट होती है। शुरुआत में एक्साइट कर दी जाती है नई मशीन में, उसके बाद फिर आपको रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो ये सेल्फ होती है। अब सेल्फ की हम बात करें तो सेल्फ के हमारे कितने टाइप होते हैं? तो सेल्फ की अगर हम बात करते हैं तो सेल्फ एक्साइटेशन के बेसिस पे जो हमारी मशीन होती है, ये याद रखना कितने टाइप की होती है। एक होती है शंट डीसी मशीन, दूसरी होती है सीरीज डीसी मशीन, और तीसरी होती है कंपाउंड डीसी मशीन, कंपाउंड डीसी मशीन। क्लियर है? अच्छा, कंपाउंड डीसी मशीन की अगर हम बात करें तो ये और फर्दर डिवाइड हो जाती है, ये फर्दर इसको बना लेंगे तो फर्दर ये कितने में डिवाइड होगी? तो ये बेसिकली जो होती है एक लॉन्ग शंट में होती है, लॉन्ग शंट कंपाउंड, और दूसरी जो होती है वो हो जाती है शॉर्ट शंट कंपाउंड, शॉर्ट शंट कंपाउंड, कंपाउंड डीसी मशीन। तो ये आपके बेसिकली मेन डीसी मशीन के टाइप्स हैं, जनरेटर हो या मोटर हो। अब कंपाउंडिंग के आधार पे दो टाइप की और मशीन होती है आपकी। कौन कौन सी होती है? तो इसको अगर हम बात करें इधर और बनाने, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। एक होती है डिफरेंशियली कंपाउंड मशीन और एक होती है क्यूमुलेटिव कंपाउंड मशीन। तो एक होती है, याद रखना, डिफरेंशियली कंपाउंड डीसी मशीन, और फोर्थ आप देखोगे तो ये होती है क्यूमुलेटिव डीसी मशीन। ठीक है, तो ये क्या होता है अभी हम लोग आगे बात करेंगे। तो बेसिकली ये पूरा आप डीसी मशीन को आप नोट कर लीजिएगा। इतने ही टाइप की आपकी डीसी मशीन जो होती है वो एक्साइटेशन के आधार पे क्लासिफाई की जाती है। क्लियर है इतनी बात? बताओ। अब यहाँ से दो चीजें समझने वाली हैं कि आपका जो डिफरेंशियली और जो क्यूमुलेटिव कंपाउंड की हम बात कर रहे हैं, तो इसका डिफरेंशियली और क्यूमुलेटिव का मतलब क्या है। तो जब कंपाउंड मशीन की बात करते हैं तो वहाँ पे सीरीज और शंट वाइंडिंग दोनों यूज की जाती है। ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं वन बाय वन करके इसको। तो आज फिलहाल आप इतना रखिए, नेक्स्ट क्लास में हम इसके पूरे सारे जितने भी टाइप हैं उनको डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद क्या क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, फिर इनकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे, फिर इसके स्पीड की बात करते हैं, टॉर्क कितना बनेगा वो हम बात करेंगे। तो बेसिकली आप इनको सबको नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम और इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे और
जिस टाइप से आपको क्वेश्चन एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं वो डायरेक्ट आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर से मुलाकात होगी। ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करिए और सब लोग लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। ठीक है।